नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बड़े नाजुक विषय पे आज मैं आपसे बात करने आया हूं। आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर बाहर, संघ के अंदर, संघ के बाहर और गोदी मीडिया में किसी में ताकत नहीं होती है कि इस विषय पर बात करें। मैं करूंगा आपसे, मैं संवाद करूंगा आपसे। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ से भी बड़े हो गए। मोहन भागवत, दत्तात्रेय जी, किसी की हिम्मत नहीं होती कि अब वो मोदी जी के फैसलों में कोई बात पूछ सके, कोई सवाल पूछ सके। मैंने संघ को बहुत करीब से देखा है। मैं नौजवान था, ग्रेजुएशन कर रहा था, तब विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया। मुझसे कहा गया कि भाई घर छोड़ के किसी और जिले में काम करिए, तो मुझे के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने का बड़ा ललक थी। विवेकानंद को पढ़ता रहता था, क्रांति की बातें दिमाग में आती रहती थी और मुझे लगता था ये रूटीन का सेटअप। मेरे पिताजी चाहते थे कि पढ़ने में होशियार है, लड़का IAS अफसर बन जाएगा, और मेरे को समाज में क्रांति करने की बातें, समाज में जो भेदभाव है, ये सब मेरे दिमाग में घूमा करती थी। मुझे लगता था कि सामाजिक विषमताएं हैं, परेशानियां हैं, इनको दूर कैसे किया जाए। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत अच्छी लगती थी। तो विद्यार्थी परिषद करने काम करने गया, संगठन मंत्री बोलते हैं विद्यार्थी परिषद में, वो बना। तो मैंने संघ को बहुत करीब से देखा और मुझे ये बात कहने में कोई समस्या नहीं है कि मैंने बहुत सारी चीजें सीखी विद्यार्थी परिषद से। और देखिए, दो विचारधाराएं, एक जो संघ को पसंद करती है, एक जो संघ से नफरत करती है। लेकिन मैं कम से कम अपनी जिंदगी में ना किसी को इस हद तक पसंद करता हूं, ना किसी से इस हद तक नफरत करता हूं। मैं संघ के लोगों से भी संवाद करता हूं और मुस्लिम संगठनों से भी संवाद करता हूं। संघ में काम किया तो जमायत उलेमा के हिंद की पार्टी में एक बहुत बढ़िया सभा में मैंने बढ़िया भाषण भी दिया, उनसे भी संपर्क रखता हूँ। आप हर तरह के विचारधारा से, हर तरह के सोच से जब आप संपर्क में रखते हैं तो आपको एक नया विजन मिलता है। आप समझते हैं कि इस संगठन में ऐसा मूल तत्व क्या है कि ये संगठन खड़ा हो रहा है, चल रहा है। क्या कारण था कि आजादी के टाइम में मुस्लिम लीग बना हुआ था? क्या कारण है कि कई बार बहुत सेकुलर बात करते हुए जमायत उलेमा हिंद एक बड़ा संगठन है, मुस्लिमों का भरोसा करता है? क्या कारण है संघ हिंदुओं में पैठ बनाता जा रहा है? तो मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कारण क्या है, किस तरह ये जो कैडर बेस्ड संगठन होते हैं ये कैसे मजबूत होते हैं और फिर क्या कारण होते हैं क्योंकि इस तरह के कैडर बेस्ड संगठन कमजोर होते हैं। तो जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था तो मीटिंग्स होती थी, इसमें समझाया जाता था कि व्यक्ति से संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति छोटा होता है, संगठन बड़ा होता है। व्यक्ति छोटा होता है, पार्टी बड़ी होती है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में ये बातें ताक पर रख दी गई। अब संघ की हिम्मत नहीं, अब मोहन भागवत जी की हिम्मत नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी फैसले पर सवाल खड़ा कर सके। और होता भी है। किसी भी लोकतंत्र में आमतौर पर दो तरह की राजनीतिक पार्टियां देखने को मिलती हैं, दुनिया में देख लीजिए आप। एक जनभावना आधारित पार्टियां और एक कैडर आधारित पार्टियां। भारत में आप इतिहास उठा के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों CPI और CPIM, उन दोनों को कैडर बेस्ड पार्टी कह सकते हैं। कैडर बेस्ड पार्टियों में पार्टी का कैडर और पार्टी का एजेंडा ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे प्रमुख होता है। इसमें व्यक्ति की कोई निजी बात, व्यक्ति की बहुत ज्यादा अहमियत नहीं होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि कैडर बेस्ड पार्टियों का स्तर क्या होता है। 1996 के लोकसभा चुनावों में जब कि रिजल्ट आया और किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, तो कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत की पहल पर 13 पार्टियां इकट्ठी हुई, 13 पार्टियां, और इन पार्टियों ने संयुक्त मोर्चा बनाया। इस संयुक्त मोर्चे को कांग्रेस का भी समर्थन मिल गया। इसे सरकार बनाने का गणित आसानी से हासिल हो गया। अब बारी आई भाई, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, प्रधानमंत्री चुनने की बारी आई। सबने विश्वनाथ प्रताप सिंह को चुना, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि मैंने तो 1.5 साल पहले ही सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया है। बड़ी कोशिश की, नहीं मनाने की, बहुत कोशिशों के बावजूद वो नहीं माने। फिर संयुक्त मोर्चे के नेताओं ने प्रधानमंत्री चुनने की जिम्मेदारी उन्हीं पर डाल दी, कहा कि भाई आप तय कर दीजिए, जिसको आप बताएंगे उसको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, आप ही तय कीजिए। इस पर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने CPM के नेता ज्योति बसु का नाम दिया।
सबने सर्वसम्मति स्वीकार कर लिया। ज्योति बाबू का बड़ा नाम था। कोलकाता में ज्योति बसु को बधाई देने वालों को तांता लग गया। देश दुनिया, पूरी दुनिया के अखबारों में, बड़ी बड़ी हेडलाइंस में, चैनलों में यह खबर फ्लैश हो गई कि दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर लोकतंत्र की कमान पहली बार किसी कम्युनिस्ट को मिलने जा रही है। गजब फैसला था, गजब चर्चाएं की। लेकिन तभी अचानक से मंजर बदल गया, क्योंकि ज्योति बसु की पार्टी की सर्वोच्च इकाई यानी पोलित ब्यूरो ने सरकार का हिस्सा बनने से ही मना कर दिया और कह दिया कि हम सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। अब सोचिए कितनी बड़ी बात थी। अब जब उनकी पार्टी सरकार में ही शामिल नहीं होगी तो भला ज्योति बाबू पीएम कैसे बनते हैं? उनकी पार्टी को मनाने की काफी कोशिशें हुई, लेकिन सीपीएम का पोलित ब्यूरो अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हुआ और ज्योति बाबू प्रधानमंत्री पद के करीब पहुंचकर भी फिसल गए। ये नैतिकता की बात है, ये मोरलिटी की बात है कि आप प्राइम मिनिस्टर सामने पद रखा है, लेकिन कारण कुछ और था। दरअसल उनकी पार्टी का साफ मानना था इस सरकार का मतलब जो कांग्रेस के 140 सांसदों के समर्थन पर टिकी होगी, उसका नेतृत्व करते हुए हमको वही नरसिंह राव और मनमोहन सिंह वाली उदारीकरण और निजीकरण की आर्थिक नीतियों को अपने हाथ से लागू करना होगा, जिसे हम पानी पी पी कर कोसते रहे हैं। अंततः ज्योति बाबू ने भी पोलित ब्यूरो के फैसले के सामने शीश झुकाते हुए इसे स्वीकार कर लिया। कल्पना कीजिए यदि कैडर बेस्ड पार्टी की जगह दूसरी पार्टी का नेता होता तो प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी पार्टी तक तोड़ देता और प्रधानमंत्री बन जाता। इसी घटना से आप समझ गए होंगे कि किसी भी कैडर बेस्ड पार्टी के लिए व्यक्ति, पद आदि महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उसके लिए उसकी नीतियां और एजेंडा महत्वपूर्ण होता है। सीपीएम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि ज्योति बसु प्रधानमंत्री बने या फिर ना बने। बिल्कुल यही स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी और उसके लिए एजेंडा सेट करने के साथ साथ कैडर सप्लाई करने वाले आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में कही जा सकती है। संघ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाजपा की तरफ से मैं प्रधानमंत्री हूं या फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हूं और कौन नहीं है, इसे कोई फरोकार नहीं है। उसे अपने एजेंडा से मतलब है। लेकिन मौजूदा दौर में भाजपा ने प्रधानमंत्री को इतना बड़ा बना दिया है, इतनी ताकत दे दी है, इससे संघ अपनी भूमिका और अपना एजेंडा इन दोनों का अर्थ खोने की स्थिति में आ गया है। तो आप देखिए ना, खुद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को मोदी को देवताओं का देवता तक कहने से गुरेज नहीं किया करते। वो कहते हैं मोदी जी को देवताओं का देवता कहने वाले जेपी नड्डा का भाषण बहुत वायरल हुआ। मोदी जी के एक इशारे पर भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल बदल जाता है, लेकिन संघ चुपचाप देखता रह जाता है। नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, लेकिन संघ अपने इस दुलारे गडकरी के लिए मूक दर्शक बने रहने के सिवाय कुछ नहीं कर पाता। विजय राजे सिंधिया, जिनके पैसे पर एक जमाने में संघ का खर्चा चला करता था, उनकी बेटी को राजस्थान में किनारे कर दिया जाता है, लेकिन संघ कुछ नहीं बोल पाता। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या संघ पहले भी कभी इतना निरीह हुआ करता था, इतना कमजोर हुआ करता था? याद कीजिए वो दौर जब लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान के दौरे पर जाकर जिन्ना की प्रशंसा करते हुए उन्हें सेकुलर बताते हैं। तब संघ से निकला हुआ एक प्रचारक संजय जोशी, जो बीजेपी का उस समय संगठन मंत्री हुआ करते थे, वो आडवाणी से बीजेपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा मांग लेते हैं और तब पूरी पार्टी आडवाणी के पीछे नहीं बल्कि संजय जोशी के पीछे खड़ी हो जाती है। किसी को भी आडवाणी के विराट राजनीतिक कद से कोई फर्क नहीं पड़ता और सब संजय जोशी की मांग के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि संजय जोशी के पीछे संघ का, आरएसएस का हाथ होता है। दूसरा उदाहरण देता हूं। 1999 में जब बिहार के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी और वहां की राज्य सरकार के बीच विवाद हुआ और बहुत बढ़ गया विवाद, तब गृह मंत्री आडवाणी ने यहां तक कह दिया कि बिहार को गैर राजनीतिक राज्यपाल की जरूरत है।
इस बयान से हड़कंप मचा। नाराज सुंदर सिंह भंडारी ने जैसी दिल्ली वापसी की राह पकड़ी वैसे ही आडवाणी को झुकना पड़ा, क्योंकि संघ अपने इतने वरिष्ठ प्रचारक भंडारी का अपमान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। थोड़ा और पीछे चलते हैं। 1998 में जब अटल जी शपथ लेने जा रहे थे और चुनाव हारने के बावजूद जसवंत सिंह को वित्त मंत्री बनाने की तैयारी में थे, जसवंत सिंह को शपथ लेने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से निमंत्रण पत्र भी मिल गया था, लेकिन तभी केसी सुदर्शन, संघ के बड़ा चेहरा, संघ प्रमुख, ने वीटो लगा दिया और ऐन मौके पे जसवंत सिंह का पत्ता कट गया। इतना ही नहीं, 2009 में जब लोकसभा चुनावों में भाजपा की करारी हार हुई, तब भी संघ ने तगड़ा हस्तक्षेप किया था। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, संसदीय दल के नेता आडवाणी, दोनों को हटाया और सीधे नागपुर से नितिन गडकरी को दिल्ली लैंड करवा दिया बतौर पार्टी अध्यक्ष, और साथ ही संसदीय दल की कमान सुषमा स्वराज को सौंप दी। यानी कि पूरा का पूरा नेतृत्व अगली पीढ़ी को थमा दिया। संघ इसके पीछे था। एक और मजेदार और बहुत जबरदस्त वाक्य आपको बताता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा बहुत ताकतवर थे, बेहद तोती बोलती थी। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर भी थे। कहा तो ये जाता था कि अटल जी तो सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री हैं, असली ताकत तो जॉर्ज फर्नांडिस और ब्रजेश मिश्रा के हाथ में। ब्रजेश मिश्रा इतने ताकतवर थे कि आडवाणी और मुरली मनोहर जैसी मंत्रियों को भी भाव नहीं देते थे। ब्रजेश मिश्रा की शिकायतें नागपुर तक पहुंचती रहती थी, लेकिन वाजपेयी सुनने को तैयार नहीं। लेकिन अंत में संघ का दबाव इतना बढ़ा कि 2001 में ब्रजेश मिश्रा को प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद से हटना पड़ा और उनकी जगह एन के सिंह, जो अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, उनको लाना पड़ा था। इतना ही नहीं, 2002 में तो सुदर्शन साहब वाजपेयी जी को राष्ट्रपति बनाकर आडवाणी जी के लिए कुर्सी खाली करने की बात तक कह देने की हिम्मत रखते थे। लेकिन सवाल यही है कि क्या आज के सरसंघचालक मोदी जी से कोई ऐसी बात कह देने की कुव्वत रखते हैं? दरअसल इसी सवाल में संघ की बेबसी छिपी हुई। आज संघ के लिए मुद्दा यह नहीं है कि आपने संविधान की धारा 370 के कुछ प्रावधान हटाए, जो मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, बल्कि उसके लिए मुद्दा यह है कि घाटी छोड़ने पर मजबूर किए गए कश्मीर पंडितों की वापसी 8.5 साल तक मोदी राज में क्यों नहीं हुई? क्यों अब भी घाटी में बचे कुछ पंडित भी घाटी छोड़ते जा रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं? आज संघ यह पूछ रहा है कि संघ के पृष्ठभूमि के लोगों की उपेक्षा करके हेमंत बिश्व शर्मा, बासवराज बोम्मई ये कैसे मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, जो बाहर से आए हैं, दूसरे दल से आए हैं? संघ को हिंदू आतंकवादी संगठन बताने वाले पूर्व गृह सचिव आर के सिंह कैसे देश के ऊर्जा मंत्री बने हैं? संघ के लोगों को किनारे करके, हाशिए पर डाल के, किसी की कोई हैसियत खत्म करके, किनारे करके, दरकिनार करके अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी, एस जयशंकर जैसे लोग आगे क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? नितिन गडकरी, येदियुरप्पा, शिवराज सिंह चौहान, अनिल विज, वसुंधरा राजे, सुशील मोदी, सरयू राय, इन सबको किनारे क्यों लगाया जा रहा है? अगर योगी आदित्यनाथ इतना बड़ा हिंदुत्व चेहरे नहीं होते तो अब तक योगी आदित्यनाथ को भी किनारे लगा दिया गया होता। संघ के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे में अडानी और अंबानी कैसे घुसा दिए गए? क्या कर रहे हैं अडानी और अंबानी मोती मंत्रिमंडल के पीछे? कैसे इनकी बेशुमार दौलत बढ़ती जा रही है? क्यों कॉर्पोरेट की चकाचौंध में स्वदेशी की बातें हवा हो रही हैं? संघ अपने आनुषंगिक संगठनों, स्वदेशी जागरण मंच है, भारतीय मजदूर संघ है, कौन सा मुंह दिखाएगा उनको? किस मुंह से कहेगा कि सारा एम्पायर सिर्फ अंबानी और अडानी का हो गया? आज की तारीख में ये सब ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में संघ को लगता है ये सब किसी खास व्यक्ति को बहुत बड़ा होते हुए का मुगालता पा लेने से ये हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में खुद को संघ से बड़ा मानने लेवाने को ये तथ्य जरूर याद रखने चाहिए कि ये वही आरएसएस है जो संजय गांधी के नसबंदी अभियान का भी मुरीद रहा है, तो 1984 के चुनाव में अंदर खाने कांग्रेस की मदद कर चुका है। आज भी समय समय पर मोहन भागवत और नितिन गडकरी कांग्रेस की जरूरत बड़ी शिद्दत से महसूस करते हुए दिख रहे हैं,
तो इसका साफ मतलब है कि वे देवताओं को देवताओं से कतई खुश नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि देवताओं के देवता इतने बड़े हो गए हैं कि संघ चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे। निगाह बनाए रखेंगे संघ के और बीजेपी के आंतरिक रिश्तों पे। देखते रहिए 4 PM, यही चैनल है जो खुल के बोलता है, सच बोलता है और आपकी बात कहता है। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो 4 PM यूपी और बिहार की खबरें देखना हो तो 4 PM बिहार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।